जय हिंद। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे संविधान यानी कि भारतीय संविधान के तहत जो संवैधानिक संस्था है यानी कि संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के तहत जो लोक सेवा है उसी के संदर्भ में हम अभी देखने का प्रयास करेंगे संघ लोक सेवा आयोग। यानी कि इससे पिछले वाले वीडियो में हमने लोक सेवा के बारे में देखा था और उसके परिचय से संबंधित कुछ बातों को देखा था। दोस्तों, वहाँ हमने बताया था कि ये लोक सेवा के बारे में भारतीय संविधान के भाग 14 में उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद संख्या 308 से 323 तक में चर्चा किया गया है। और दोस्तों, यहाँ भी हम वही देखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद संख्या ये संघ लोक सेवा आयोग में 315 से 323 हो जाएगा। यानी कि अगर डायरेक्टली हम कहें कि लोक सेवा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो लोक सेवा का प्रावधान अनुच्छेद संख्या 308 से 323 तक और इसी लोक सेवा में आता है संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग। तो इसमें संघ लोक सेवा आयोग के बारे में अनुच्छेद संख्या 315 से 323 तक में चर्चा किया गया है। तो दोस्तों, उसी के संदर्भ में आज हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे और तत्पश्चात हम जो देखेंगे वह हमारा रहेगा राज्य लोक सेवा आयोग। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहला नंबर तो ये संघ लोक सेवा आयोग का गठन के बारे में देखें तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग के सिफारिश पर 1926 में किया जाता है। अर्थात संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को किया जाता है। और आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि संविधान में ये उल्लिखित किया गया है, वर्णन किया गया है, ना कि सांविधिक। अब सांविधिक कहने का मतलब हम कई बार बता चुके हैं कि अगर कोई संविधान में किसी चीज़ का प्रावधान विधि स्वरूप मतलब कानून बना करके संशोधन करके सम्मिलित किया जाता है तो वो सांविधिक हो जाता है। तो ये संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है और संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये जो संस्था है ये भारत का केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। और अनुच्छेद संख्या 315 का क्लॉज 1 कहता है कि संघ के स्तर पर यानी केंद्रीय स्तर पर एक संघ लोक सेवा आयोग का गठन होगा और राज्य स्तर पर एक राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होगा। यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन अनुच्छेद संख्या 315 के क्लॉज 1 में कहा गया है। और दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 315 का 5 क्या कहता है, तो अनुच्छेद संख्या 315 का क्लॉज 5 कहता है कि राष्ट्रपति के अनुमोदन से यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य की प्रशासनिक आवश्यकता की पूर्ति भी कर सकती है। यानी राष्ट्रपति के यदि अनुमोदन मिलेगा तो यूपीएससी जो है वो राज्यपाल के अनुरोध से किसी राज्य के प्रशासनिक जो आवश्यकता है, जो नीड है, उसकी पूर्ति कर सकती हैं। अब दोस्तों, ये यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का जरा हम इतिहास देखें तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष याद रखिएगा ब्रिटिश काल में यानी औपनिवेशिक काल में, तो ब्रिटिश भारत में संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे सर रॉस बारकर। और वही यदि कहे कि स्वतंत्र भारत के
प्रथम यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम यूपीएससी के अध्यक्ष हो जाएंगे एच के कृपलानी, एच जे कृपलानी हो जाएंगे। और यदि हम यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में देखने का प्रयास करें तो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन? रोज मिलियन मैथ्यू। और वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। अब आगे देखते हैं कि ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्य हैं, इनका नियुक्ति किस प्रकार होगा और इनकी पदा अवधि यानी कि इनका कार्यकाल क्या होगा, इसी संदर्भ में देखते हैं। दोस्तों बता दें कि अनुच्छेद संख्या 316 का 1 कहता है कि ये संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य जो भी सदस्य हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर तो संघ लोक सेवा आयोग समझ लिए, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या हुआ? दोस्तों संयुक्त लोक सेवा आयोग यदि 2 या अधिक राज्य की आपसी सहमति हो जाती है कि हम ये संयुक्त लोक सेवा का प्रावधान करेंगे तो उसके माध्यम से जो है अध्यक्ष और जो भी सदस्य उनके होंगे संयुक्त लोक सेवा के, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यानी मोटे स्तर पर देखें तो अनुच्छेद 316 यही कह रहा है, 316 का 1 यही कह रहा है कि यदि यूपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य है तो, या फिर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हैं वो, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और ये भी ध्यान रहे कि लोक सेवा आयोग के सदस्य में जितना सदस्य हैं उसमें से आधे सदस्य वैसे होंगे जिसने सरकार के अधीन अपनी सेवा दे चुका है कम से कम 10 वर्ष तक, तो ये हो गया। और हम बातें बता दें कि यदि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति जी के द्वारा अन्य सदस्यों को अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया जाता है। और आयोग का सदस्य जो है पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, यानी जो भी इसमें से अवधि पूरा हो चुका है, या नहीं तो 6 वर्ष पूरा जिस दिन से अपना पद ग्रहण किया उस दिनांक से 6 वर्ष पूरा कर लें। अगर 6 वर्ष के भीतर उम्र 65 वर्ष पूर जाता है तो आप समय अवधि से पहले ही पदमुक्त हो सकते हैं। तो ख्याल रहे कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्य का कार्यकाल यानी अवधि 6 वर्ष है। यदि इन 6 वर्ष की अवधि के दौरान पहले ही 65 वर्ष उनका उम्र हो जाता है तो उन्हें पदमुक्त होना पड़ेगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं। और अनुच्छेद संख्या 317 ये कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो या सदस्य हो उनको पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि पद से हटाया भी जा सकता राष्ट्रपति के माध्यम से। अब दोस्तों इसके बारे में हम अलग से यहाँ जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार अनुच्छेद संख्या 317 के तहत ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो या फिर सदस्य उनको हटाने की क्या प्रक्रिया होगी, यहाँ हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद संख्या 316 का 3 क्या कहता है। तो अनुच्छेद संख्या 316 का 3 ये कहता है कि यदि संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है, एक बार अपना अवधि पूरा कर लिया है तो दोबारा फिर से नियुक्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। यानी क्या कि अगर कोई व्यक्ति संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के तौर पर काम कर चुका है तो वो फिर से बहाल नहीं हो सकते हैं। हाँ, यदि अध्यक्ष पद की बात हो तो अध्यक्ष पद के लिए उनको नियुक्त किया जा सकता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद संख्या 316 के 3 में कहा गया है। आइए अब जरा देखते हैं कि अनुच्छेद संख्या 317 के तहत किस प्रकार से उनको हटाया जा सकता है। पहला नंबर, केवल कदाचार के आरोप पर हटाया जा सकता है, यानी कि उन पर कोई आरोप है, यानी यदि वो किसी माध्यम से भ्रष्ट में संलिप्त हैं तो इस आधार पर उनको पदच्युत किया जा सकता है। और दोस्तों यदि कोई
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं, उनके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई जांच चल रहा है तो जांच के दौरान राष्ट्रपति महोदय उसे तत्काल सस्पेंड कर सकते हैं, यानी कि निलंबित कर सकते हैं। और हाँ, यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवेदन आ जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति उसे पदच्युत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ हमने देख लिया। यानी क्या देखा, पहला नंबर कि केवल कदाचार के माध्यम से यानी आरोप के माध्यम से उसको पदच्युत किया जा सकता है। दूसरा नंबर क्या, यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच के दौरान चाहेंगे तो राष्ट्रपति उस जांच के दौरान सस्पेंड कर सकते हैं। और यदि वही जांच के परिणाम स्वरूप प्रतिवेदन सर्वोच्च न्यायालय का आता है तो राष्ट्रपति उसे पदच्युत कर सकते हैं, यानी पद से हटा सकते हैं। अब और आगे देखते हैं तो यहां देखेंगे कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा किन किन कारणों से हटा सकता है। यहां तो देख लिए कि सर्वोच्च न्यायालय जब जांच कर रही है तो जांच के दौरान ये आयोग के अध्यक्ष हो या सदस्य हो, इनको सस्पेंड किया जा सकता है। और यदि वही जांच पूर्ण हो जाता और प्रतिवेदन आता है तो राष्ट्रपति जी के आदेश द्वारा मतलब उनको हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति आदेश द्वारा इस प्रकार से भी हटाया जा सकता है। पहला नंबर, यदि वह दिवालिया यानी न्याय निर्णीत होने पर, दिवालिया मतलब क्या, यदि वह मतलब क्या कोई बैंकक्रप्टी नहीं हो, यदि वह दिवालिया है, उसके ऊपर दिवालिया घोषित है, न्याय निर्णीत मतलब न्याय के माध्यम से, किसी न्यायालय के माध्यम से उसे घोषित कर दिया लेकिन दिवालिया हो, तो वहाँ पर राष्ट्रपति जी इसको हटा सकते हैं। और यदि अपनी पदावधि में मतलब जिस समय वो अपना कार्यकाल कर रहा कार्यरत है तो अपने पद के कर्तव्य के बाद बाहर किसी स्ववेतन नियोजन में नहीं लगना है। यदि कोई संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य है, यहाँ अपनी सेवा में कार्यरत है, यदि वह कहीं और बाहरी यानी बाह्य किसी संगठन या किसी कंपनी में अपना पद का दावेदारी करता है और उससे भी वेतन प्राप्त करता है तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। और यदि नियमित कंपनी के सदस्य के रूप में करार कर लिया है कि हम उस कंपनी में भी काम करेंगे तो यहाँ पर इनको भी हटाया जा सकता है। और यदि राष्ट्रपति महोदय समझ ले कि यह व्यक्ति मानसिक या शारीरिक असक्षमता के कारण पद पर बने रहने योग्य नहीं है तो हटा सकते हैं। यानी कहने का मतलब कोई व्यक्ति शारीरिक हो या फिर मानसिक संतुलन के कारण वह पद पर बना हुआ है और राष्ट्रपति महोदय को लग गया कि इनका शारीरिक और ये मानसिक असक्षमता के कारण पद पर नहीं बने रहना चाहिए, तब वो हटा सकते हैं। तो यह कुछ बातें थी राष्ट्रपति जी द्वारा जो आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। अब दोस्तों वेतन और भत्ता की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग का वेतन और भत्ता जो है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा निर्धारित होता है या फिर जो भी शर्त वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा निर्धारित होगा। लेकिन ध्यान रहे कि इसका वेतन भत्ता या फिर जो भी चीज़ हो उसे दिया जाता है ये भारत की संचित निधि के माध्यम से, यानी भारत की संचित निधि पर संघ लोक सेवा आयोग के वेतन भत्ता और जो भी शर्त है उस पर मतलब भारित होता है। तो यहाँ देख लिए वर्तमान में देखें तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन 2.5 लाख रुपया प्रति महीना है और सदस्य का वेतन 2,25,000 रुपया प्रति माह है। अब दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के कार्य और शक्ति के बारे में देखते हैं कि उसे कौन सा वर्क दिया, कौन सा ड्यूटी दिया गया और पावर क्या है। पहला नंबर कि संघ लोक सेवा में नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन करेगा। जो भी लोक सेवक इसके लिए दावेदार हैं उनके लिए परीक्षा का आयोजन ये संघ लोक सेवा आयोग करेगा। 2 या अधिक राज्य यदि संयुक्त भर्ती का आग्रह करता है तो उस संदर्भ में यूपीएससी क्या करेगा कि उनकी कार्य योजना को बनाने में सहायता करेगा, मदद करेगा। और भी है कुछ मामला जिस पर सरकार को परामर्श देती है यूपीएससी, क्या तो लोक सेवक का यदि भर्ती कराना है तो उस भर्ती के तरीका के मामले में जितना भी बातें उस पर सहायता देगा। यानी क्या लोक सेवक के भर्ती के तरीकों के बारे में सभी जानकारियां यूपीएससी देती है सरकार को।
यदि किसी लोक सेवक को पदोन्नति करना है यानी प्रमोट करना है तो उसके मामले में ये संघ लोक सेवा आयोग सरकार को सहायता करेगी। और अनुशासनात्मक मामले में भी परामर्श देती है, यानी कि ये लोक सेवा जो अनुशासनात्मक ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी भी देने का काम करती है। यदि एक सेवा से दूसरी सेवा यानी एक सर्विसेज से दूसरी सर्विसेज में हस्तांतरण करना हो तो उसके मामले में परामर्श देने का काम करती है यूपीएससी सरकार को। और कानूनी जो भी खर्च है, कानूनी खर्च की प्रतिपूर्ति पर भी परामर्श देने का काम करते हैं यूपीएससी। शासकीय सेवाओं के रहते हुए यदि शासकीय सेवा आप सेवा कर रहे हैं, उस सेवा के दौरान यदि घायल हो जाता है तो उसके कारण जो पेंशन मिलता है उस मामला पर सरकार को परामर्श देने का काम करती है। भारतीय संसद जो है कानून बना करके संघ लोक सेवा आयोग के कार्य में वृद्धि कर सकती हैं। और हालांकि यहाँ देखें तो सरकार जो है आयोग से परामर्श लेगी और उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकती, यानी कि वो परामर्श मान भी सकते और नहीं भी मान सकते हैं, ये कोई बाध्यता नहीं है। फिर भी अनुच्छेद संख्या 323 का सब क्लॉज 1 कहता है कि आयोग प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, उस प्रतिवेदन को संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाने का काम करेंगे। तो इस संदर्भ में दोस्तों हम यहाँ अभी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में देखने और समझने का प्रयास किए। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग और समझेंगे जिस तरह से संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़े कि संविधान के भाग 14 में वर्णन किया गया अनुच्छेद संख्या 315 से 323, उसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग भी प्रावधान किया गया भाग 14 में अनुच्छेद संख्या 315 से 323, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं है। और इसी के बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे दोनों के संदर्भ में अनुच्छेद संख्या 315 से 323 तक कौन सा अनुच्छेद क्या वर्णन करता है, क्या उल्लेख करता है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए और पुनः आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।